अभी आप लोग आजकल पेपर में देख रहे हैं कि सदन चल रहा है और बजट सत्र जो है एक तरह से कह सकते हैं कि बजट जो है जुलाई के लास्ट में रखा गया और बजट पारित करने की प्रक्रिया चल रही है। तो थोड़ा सा उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 112 जो है 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। और देखिए बजट, जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि बजट एक व्यापक अवधारणा है। इसमें वास्तविक प्राप्ति, पिछले साल कितना हुआ, कितना खर्च हुआ, आर्थिक नीति क्या है, सभी चीजों का उल्लेख होता है। और हमारे यहाँ जो है, जो जेम्स विल्सन है, उसने जेम्स विल्सन ने सबसे पहले 1860 में जो है ये बजट रखा था। और आप जानते हैं कि शुरुआती दौर में हम लोग के यहाँ जो आकवर्थ समिति बनाई गई थी, उसी आकवर्थ समिति की सलाह पर जो है रेलवे बजट और सामान्य बजट को जो है अलग कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि पहले हमारे यहाँ जो है जो सामान्य बजट था उसी में रेलवे बजट भी रखा जाता था। लेकिन फिर जो है 2017 से विवेक देवराय जो समिति थी, उनके सुझाव पर जो है हम लोगों ने 2017 से पुनः समेकित बजट जो है, कंसोलिडेट जो बजट है, रेलवे बजट, सामान्य बजट सब एक ही में रखा जाता है। और आजादी के बाद जो पहला बजट है 26 नवंबर 1947 को जो है षणमुखन चेट्टी द्वारा जो है, जो वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने सबसे पहले आजादी के बाद बजट रखा। और आप जानते हैं कि अब हम लोग जब संविधान लागू हो गया था, मतलब गणतंत्र भारत बन गया, तो संविधान लागू होने के बाद जो पहला केंद्रीय बजट है जॉन मथाई द्वारा रखा गया था 1950 में। फिर आप जानते हैं कि सीडी देशमुख ने पहली बार 1955 में जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बजट को प्रस्तुत किया था। सबसे ज्यादा बजट अभी तक जो है मोरारजी देसाई साहब ने 10 बार प्रस्तुत किया है, और अभी जो वित्त मंत्री हैं उनका 8वां शायद बजट है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है मोरारजी देसाई साहब ने बजट रखा 10 बार। और हमारे यहाँ 4 वित्त मंत्री प्रधानमंत्री भी हुए हैं, मोरारजी देसाई साहब, चौधरी चरण सिंह साहब, वीपी सिंह साहब और मनमोहन सिंह साहब। लेकिन ये जो आर्थिक जो बिंदु है उस पर चर्चा हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे बजट पारित करने की क्या प्रक्रिया होती है। तो देखिए, प्रथम चरण बजट का प्रस्तुतिकरण होता है। और बजट का प्रस्तुतिकरण का मतलब कि सामान्यतः जो है राष्ट्रपति की अनुशंसा पर और राष्ट्रपति के परामर्श पर राष्ट्रपति से उसको जो है वह उनका अनुमोदन करके, पूर्व अनुमति कह सकते हैं कि पूर्व अनुमति से जो है वित्त मंत्री जो है लोकसभा में बजट को रखता है और राष्ट्रपति की अनुमति से रखा जाता है। और इसकी एक प्रति उसी समय जो है राज्यसभा में भी रखी जाती है। कोई भी राज्य मंत्री जो है राज्यसभा में रख देता है। अब यहां पर ये ध्यान रखना है कि ये जो बजट का प्रस्तुतिकरण है, इसमें बजट को सदन में रखा जाता है, उसको पढ़ा जाता है। इस चीज को हम लोग प्रथम चरण कहते हैं। अब यहाँ जो द्वितीय चरण है, जो सेकंड स्टेज है, इसका मतलब है कि मूलभूत सिद्धांतों पर चर्चा। और देखिए, जो मूलभूत सिद्धांतों पर चर्चा होती है तो संसद के भीतर, और ये बजट का प्रस्तुतिकरण लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। और ये जो द्वितीय चरण है मूलभूत सिद्धांतों पर जो चर्चा है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में होता है। अब जानते हैं कि मूलभूत सिद्धांत का मतलब यहां पर यह है कि संसद के भीतर जो है बजट पर सामान्य चर्चा होती है, और यह चर्चा लोकसभा राज्यसभा दोनों में होती है। जैसा कि अभी चल रहा था, देख रहे थे आप लोग। इस चर्चा के दौरान जो है बजट में जो विस्तृत अनुमान जो लगाया गया है, जो एस्टिमेट लगाया गया है, उस पर कोई चर्चा नहीं होता है। और दूसरी तरफ जो है कोई भी अनुदान की मांग भी नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब कि विपक्ष कोई भी इसमें कटौती प्रस्ताव नहीं ला सकता है। तो ये जो द्वितीय चरण है मूलभूत सिद्धांतों पर चर्चा, उसमें 2 प्रतिबंध लग गया। पहला प्रतिबंध तो ये लग गया कि यहां पर जो है वह अनुमान पर किसी तरह की चर्चा नहीं हो सकती है, और दूसरा जो है वह विपक्ष कोई कटौती प्रस्ताव नहीं ला सकता है। तो ये जो चर्चा हुआ इसको हम लोग द्वितीय चरण कहते हैं। अब ये तृतीय चरण में अनुदान की मांग रखी जाती है। तृतीय चरण में अनुदान की मांग रखी जाती है, ग्रांट रखी जाती है कि किस विभाग में कितना पैसा चाहिए, किस मंत्रालय को कितना पैसा चाहिए, सरकार रखती है। तो यह अनुदान की मांग केवल लोकसभा में रखा जाता है।
और जब अनुदान की मांग रखा जाता है तो विपक्ष उस पर चर्चा कराने के लिए एक प्रस्ताव लाता है जिसको कट मोशन कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। और यह कटौती प्रस्ताव जो है 3 तरीके का होता है, डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट और टोकन कट। 3 तरह का कटौती प्रस्ताव होता है। अब यहाँ पर डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट का मतलब होता है कि विपक्ष जो है मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करने की बात करता है, या 1 रुपया शब्द का प्रयोग करता है कि 1 रुपया घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। इसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं जो है विपक्ष जो है सार्वजनिक नीति की आलोचना करना चाहता है, पब्लिक पॉलिसी की आलोचना करना चाहता है। यह सबसे प्रभावी कटौती प्रस्ताव होता है। और यहाँ पर प्रभावी इसलिए क्योंकि यदि मान लीजिए पारित हो जाए, वैसे तो पारित होना ही नहीं, लोकसभा का जो है, लोकसभा में सरकार का बहुमत है तो कैसे पारित होगा, लेकिन पारित हो जाएगा तो इसका मतलब कि सरकार पर दबाव बढ़ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि तुरंत विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो है 50 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए। अब 50 सदस्य तो है ही, हस्ताक्षर करा के तुरंत अविश्वास प्रस्ताव लाकर जो है चर्चा और मतदान कराया जा सकता है। तो यह जो है सबसे प्रभावी प्रस्ताव माना जाता है, क्योंकि इसको पारित होने के बाद जो है वह सरकार पर दबाव बढ़ जाता है। अब यहाँ पर दूसरा है इकोनॉमिक कट। इकोनॉमिक कट का मतलब होता है इसमें जो है विपक्ष जो है वह राशि विशेष की कमी करने की बात करता है। 100 करोड़, 200, 500 करोड़ रुपए कम करने की बात की जाती है, और इसका उद्देश्य होता है कि सरकारी विभाग के व्यय में कमी लाना। जो सार्वजनिक व्यय हो रहा है उस सार्वजनिक व्यय में कम करना, कि भाई आप जो है 600 करोड़ रुपया उसमें कम कर दीजिए, स्वास्थ्य विभाग से कम कर दीजिए। इस तरह की बातों को इकोनॉमिक कट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सार्वजनिक व्यय सरकार कर रही है उस सार्वजनिक व्यय की आलोचना करने का प्रयास जो इकोनॉमिक कट में किया जाता है। और तीसरा है टोकन कट। टोकन कट का मतलब है कि यहाँ पर 50 और 100 रुपए के गुणांक में जो है वह पैसा कम करने की बात किया जाएगा, जिसे 100 रुपया, 50 रुपया, 150, 200, 300 इस तरह से चीज रखा जाएगा। इसका उद्देश्य होता है कि किसी विभाग के संबंध में जो है इस कटौती प्रस्ताव, सांकेतिक कटौती का मतलब है कि इसका उद्देश्य यह है कि किसी विभाग के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत व्यक्त करना है। तो सबसे ज्यादा भारत में प्रयोग जो है सांकेतिक कटौती का ही होता है, लेकिन कोई कटौती प्रस्ताव पारित तो हो नहीं पाता क्योंकि सरकार का लोकसभा में बहुमत है। इस प्रकार से बजट जो है, अनुदान की जब मांग रखी जाती है सरकार द्वारा, तो विपक्ष जो है उस पर कटौती प्रस्ताव लाता है और इस प्रकार से चर्चा होता है और बजट अंतिम स्वरूप ग्रहण कर लेता है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि बजट में कोई संशोधन सरकार भी ला सकती है। भाई विपक्ष तो लाने से रहा, उसका तो बहुमत है नहीं, सरकार भी संशोधन उसमें ला सकती है। अभी देखिए आज संशोधन एक लाया गया था, वो जो हम लोग के यहाँ जो प्रॉपर्टी है उस टैक्स पर जो है, बिक्री पर, खरीद बिक्री पर जो है कुछ टैक्स का था, तो उसमें संशोधन सरकार ने लाया है। आप देखे होंगे इस तरह से बजट अंतिम स्वरूप ग्रहण करता है। अब जब अंतिम स्वरूप ग्रहण कर लिया तो अब जो है विनियोग विधेयक बनाया जाता है। अनुच्छेद 114 के तहत एप्रोप्रिएशन बिल बनाया जाता है। और एप्रोप्रिएशन जो बिल है, तो मैं आप लोग को पढ़ाया था कि वह जो है वह वित्त विधेयक 117(2) के तहत पारित होता है। इसका मतलब कि दोनों सदन से जो है साधारण बहुमत से पारित होगा, आवश्यकता पड़ने पर ज्वाइंट सेशन भी हो सकता है। और इस तरह से देखा जाए तो दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पारित होने के बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो है सरकार को धन खर्च करने की अनुमति प्राप्त हो जाती है।